नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन, बिल्कुल नया चैप्टर है जो ग्रेविटेशन के पार्ट 1 की। तो ग्रेविटेशन पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पे 2 बुक्स दिखाई हुई है, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। इन दोनों बुक्स में ग्रेविटेशन से रिलेटेड थ्योरी और जो न्यूमेरिकल्स है वो हमने स्पेशली डिज़ाइन किए हैं, जो एग्जाम्स में स्पेशली आते हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को जो है वो रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 1। पार्ट 1 में हम क्या डील करने वाले हैं, इसको देखिए आप। ग्रेविटेशन देखिए क्या होता है। ग्रेविटेशन जो चैप्टर है ये ग्रेविटी से रिलेटेड है। ग्रेविटी क्या होती है, जैसे ग्रेविटेशन का हम सबको पता है, ग्रेविटी ऑन अर्थ जैसे होता है। जैसे इस बॉडी को अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये बॉडी जो है यहाँ से नीचे की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर देगी, इधर की तरफ खींच के लेके जाएगी। हम सबको पता है, हम सुनते ही आ रहे हैं स्टोरीज। ये सबसे पहले न्यूटन के सर पे सेब गिरा था, तो उसने ये सोचा कि ये सेब मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। फिर उसने ग्रेविटी की खोज की। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि हमको यूजुअली ये लगता है कि भाई ये बॉडी नीचे क्यों आ रही है, ऊपर क्यों नहीं गई। तो डिटेल्ड एनालिसिस हम इस चैप्टर में करेंगे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है पहले वो पढ़ते हैं। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखिए पहली बात तो क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव। कभी इस तरीके से ये रिपल्सिव फोर्स कभी नहीं होगा। इट इज ड्यू टू द मासेज इन द बॉडी। इट इज ड्यू टू द masses of the bodies। ये मास जो होता है, देखिए जो बॉडी में मास नहीं होगा उसके अंदर दो बॉडीज अगर जिनमें मास होगा, केवल उन्हीं के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, मासलेस बॉडीज के बीच में नहीं लगता है। और दूसरा एक और चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू the product of masses of two bodies। ये प्रोडक्ट होता है दो मास की बॉडीज के जो होता है उसमें। और यहाँ पे हम कहते हैं इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, जैसे दो बॉडीज़ हैं, ये मान लीजिए ये मास m1 है और ये जो मास है ये m2 है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की दैट इज़ r। तो देखिए फोर्स जो ग्रेविटेशन का लगता है, पहली बात तो ये अट्रैक्टिव लगता है। ग्रेविटेशन का फोर्स इस तरीके से लगेगा, दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के। उसी तरीके से ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, तो जब इन दोनों को मिला देंगे तो ये एफ जी आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं कि यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाता है g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो g है ये g कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ से हम ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अच्छा, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की खास बात क्या है कि कभी कभी क्या होता है, कांस्टेंट्स हमारे
जो फिजिक्स में आते हैं वो ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं कि कुछ मीडियम अगर चेंज हो गया तो वो कांस्टेंट भी चेंज हो जाते हैं। जैसे स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी में भी ये ऐसा होता है, मैग्नेटिज्म में भी ऐसा होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये एक ऐसी वैल्यू है कि आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए, ये लॉ ऑलवेज वैलिड है। एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इट इज़ ऑलवेज वैलिड, हमेशा वैलिड होता है। यूनिवर्स में कहीं भी आप कैलकुलेट कीजिए दो बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, इस फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कैपिटल जी है, देखिए नोट कीजिएगा, एक स्मॉल जी भी आएगा, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, वो कैपिटल जी से बताया जाता है। अच्छा, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। देखिए ये फोर्स कैसा होता है, लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज का मतलब है, जैसे आप सबको पता है कि मून जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण होता है, तो बहुत दूर है मून। उसी तरीके से सन है, वो हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो सन भी बहुत दूर है, सन अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को। तो देखिए कितनी लंबी रेंजेस है, कितनी दूर से ये फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे खड़े खड़े जो है दूर यूनिवर्स में फार एंड उस बॉडी को भी हम उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं जितने फोर्स से वो हमको अट्रैक्ट कर रही है। अब वो दिखता क्यों नहीं है हमको, ये इसका रीज़न है कि डिस्टेंस बहुत बड़ी होती जाती है, ये जो आर है ये बहुत बड़ा होता जाता है। अब अगर हम बात करें तो मान लीजिए मैं दो बॉडीज़ ले लेता हूँ, ये दो बॉडीज़ मैंने ली, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, बट होता क्या है कि मैंने जैसे बताया यहाँ पे ये बड़ा वीक फोर्स है। एक चीज़ मेरे को और लिखनी पड़ेगी इसकी प्रॉपर्टीज़ में कि इट इज़ ए वेरी वीक फोर्स, इट इज़ ए वेरी वीक फोर्स, ये वीक फोर्स होता है। दो बॉडीज़, इनको अगर मैं इस तरीके से यहाँ प्लेस भी कर दूँ तो अट्रैक्ट कर रही है दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को, बट ये फोर्स इतना वीक है कि ये मूव ही नहीं कर पाती। इनका इनर्शिया, इनका जो यहाँ पे जो मेरे हाथ से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो जस्ट नेग्लिजिबल के बराबर है, जबकि ये दोनों बॉडीज़ जो है बिल्कुल पास में रखी हुई है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा वीक फोर्स है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सन जो है उसके, अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये तो अच्छा खासा है, इसके कारण तो बॉडी मूव कर रही है। तो इसका रीज़न ये है कि अर्थ का मास अच्छा खासा है, बहुत अच्छा 10⁻25 kg जो है उसके ऊपर है। तो यहाँ से अर्थ का मास जो है इतना ज़्यादा है कि वो इस बॉडी को जो है आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वहाँ बढ़ जाता है। तो यहाँ से जैसे हम यहाँ पे बात करें, अगर मान लीजिए अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है, और यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, और यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है एम मास की, तो ये जो एम मास की बॉडी है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे अट्रैक्ट हो रही है। तो ये कितना है फोर्स, ये फोर्स जो है ये है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये मास ऑफ द अर्थ है, ये मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ द अर्थ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये अच्छा खासा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके कारण अच्छा खासा एक्सीलरेशन 9.8 जो एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी होता है वो देखने को मिलता है। एक खास बात और है कि यहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि दो बॉडीज़ हैं और दोनों जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो ये बॉडी जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है उतना का उतना ही फोर्स ये दूसरी बॉडी इस बॉडी पे लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने एक चीज़ आपको फोर्स के केस में स्पेशली बताया था, फोर्स जो होता है ये पेयर में जनरेट होता है, कभी अलोन फोर्स यूनिवर्स में कहीं भी जनरेट नहीं होता है। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसने इस पे एक्शन लगाया तो इस पे खुद पे रिएक्शन लग गया Fg। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, तो एक्शन एक पे लग गया, रिएक्शन दूसरी पे लग गया, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक तरीके से आप ये भी मान सकते हैं जितना ये ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये मैंने कुछ आपको मेन बातें बताई जो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड थी। और होता क्या है कि इस पर बहुत रिसर्च चल रही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये एक्चुअली होता किस कारण से है।
तो अभी भी साइंटिस्ट उलझे हुए हैं इस ग्रेविटेशन फोर्स की थ्योरी समझाने में, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम अपने सिलेबस से स्टिक रहेंगे। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको, मेन प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, ये इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ होती है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा आइडिया हो हमको कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक यहाँ पे, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बॉडी ए, ऑन बॉडी प्लेस्ड एट ए पे जो बॉडी रखी हुई है उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लग रहा है। तो देखिए ये इस तरीके से है, ये ए बॉडी है और यहाँ पे क्या है कि 1 kg का मास है, ये बी बॉडी है और ये भी 1 kg का मास है, और ये सी बॉडी है और यहाँ पे भी क्या है 1 kg का मास है। ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ये भी 1 मीटर डिस्टेंस है और ये भी 1 मीटर डिस्टेंस है। देखिए कैलकुलेशंस में ज़्यादा मैं उलझता नहीं हूँ क्योंकि हम यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हमको ये निकालना है। तो देखिए ये जो बॉडी है, मैं यही ट्रायंगल दोबारा बना देता हूँ, यही ट्रायंगल है और ये बॉडी जिस तरीके से रखी हुई है ABC पे 1 kg की बॉडी है, डिस्टेंसेस भी 1 मीटर है। तो देखिए ये बी बॉडी जो है इस पर इधर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। उसी तरीके से ये सी जो है इस ए बॉडी पे इधर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये फोर्स है ए पे सी के कारण। तो ये दो फोर्सेस तो इस तरीके से लग गए। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको दिख ही रहा है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारी डिस्टेंसेस बराबर है। तो ये जो एंगल हो गया यहाँ पे, ये हो गया 60 डिग्री। सबसे पहले तो मैं इस एफ ए बी को निकाल लेता हूँ। तो ये आ जाएगा जी और मास ऑन ए, मास ऑन बी और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम एफ ए बी निकालते हैं, तो ये आ जाता है जी मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा जी। और इसी तरीके से हम बात करते हैं आगे, लेटर से मैं बात करता हूँ एफ ए सी की। तो ये है जी मास ऑन ए, मास ऑन सी और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया एफ ए सी दैट इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया एफ ए सी और ये बराबर आ गया जी के। अब देखिए दो फोर्स लग रहे हैं ए पे एक तो फोर्स लग रहा है ये जी का इधर, और एक जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है जी का इधर, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री। दो फोर्सेस लग रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैंने आपको पहले वेक्टर्स एंड स्केलर्स में भी बताया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी बताया था। इस तरीके से दो फोर्स लग रहे हैं 60 के एंगल पे। तो रिजल्टेंट क्या होगा वो हमको निकालना पड़ेगा। तो इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, मैं यहाँ पे निकाल के बताता हूँ रिजल्टेंट क्या होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ये रिजल्टेंट, एक फोर्स है एफ ए बी इसका होल स्क्वायर प्लस एफ ए सी इसका होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ ए बी एफ ए सी और मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, रिजल्टेंट क्या होगा। तो जो रिजल्टेंट है हम इनकी वैल्यू देखते हैं, यहाँ से क्या होगा। तो यहाँ से आएगा ये जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी कॉस 60 होता है 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा एफ आर और यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया एफ रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू √3 जी या √3 जी की वैल्यू हम पुट करके इसकी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हमको एक कॉन्सेप्ट समझना है। हमको यहाँ पे जो आप अधिकतर गलतियाँ करते हैं, स्टूडेंट्स जो गलतियाँ करते हैं, वो क्या होता है कि दो फोर्सेस इस तरीके से देखे कि जी और जी हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये 2g इस तरीके से हम बता देते हैं, जो गलत है, ये रॉन्ग है, गलत चीज़ है ये। आपको जब भी फोर्सेस दिखे आप केयरफुल हो जाइए, स्पेशली एक फोर्स में तो फ़र्क नहीं पड़ता है, 2-3 फोर्सेस अगर लग रहे हों तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, या तो आप कंपोनेंट में डिज़ोल्व कीजिए और या फिर आप इस तरीके के जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया। तो
इसका डायरेक्शन अगर आपको देखना हो, मैं एक तरीका और बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आप कंपोनेंट का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कंपोनेंट में डिसॉल्व करके कैसे कर सकते हैं, तो मैं वो तरीका भी आपको बता देता हूँ, वो किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कंपोनेंट में इस तरीके से डिसॉल्व कर सकते हैं कि जैसे ये G है और ये G है और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे एक मिड लाइन ड्रॉ करते हैं और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पे ये है 30 डिग्री और ये है 30 डिग्री। तो हम कंपोनेंट में जब डिसॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा G cos 30 और एक कंपोनेंट जो आएगा ये आएगा G sin 30। ये तो इसका कंपोनेंट हुए इस पर्टिकुलर फोर्स के, उसी तरीके से इस पर्टिकुलर फोर्स का भी इसी तरीके से G sin 30 और इधर की तरफ जो आएगा G cos 30, ये इस तरीके से यहाँ पे कंपोनेंट आ गया। अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, G sin 30 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो G cos 30 है एक तो इधर है और एक G cos 30 वापस इधर की तरफ है। तो दोनों जो G cos 30 है वो इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 2G cos 30। 2G cos 30, cos 30 जो होता है ये होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से रिजल्टेंट आ गया √3G और आपको डायरेक्शन भी पता लग गई कि ये जो है इन दोनों फोर्सेस के बीच में से ये रिजल्टेंट फोर्स जाएगा और वो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ये होगा √3G। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो एग्जाम्स में आता है। तो अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो मासेस हैं ये तो सेम हैं और मैंने एक मास जो है इसके सेंट्रोइड पे रख दिया और थोड़ा सा और चेंज जो है वो बता देता हूँ मैं आपको कि और क्या चेंज हुआ है। तो लेट अस से ये जो लेंथ है यहाँ पे L है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है और ये इस तरीके से यहाँ पे ये इसका सेंट्रोइड है। लेट अस से ये डिस्टेंसेस सब 1 मीटर है और यहाँ पे एक मास रखा है सेंट्रोइड पे और वो है 1 kg। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी प्लेस्ड एट O पे जो बॉडी प्लेस है उस पे अट्रैक्शन, उस पे जो नेट फोर्स जो लग रहा है वो निकालना है। ये A पॉइंट पे 1 kg मास है, B पॉइंट पे 1 kg मास है और ये C पॉइंट पे भी 1 kg मास है। तो देखिए हम यहाँ से फोर्स निकालते हैं। मैं इस सेंट्रोइड वाले पार्ट को इस तरीके से लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए एक अट्रैक्शन फोर्स जो इस O पे लग रहा है वो A लगा रहा है और एक ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो B लगा रहा है और एक अट्रैक्शन फोर्स जो है वो C लगा रहा है। अब बात करते हैं कि ये OA किसके बराबर है। तो ये बराबर है G मास ऑन A मास ऑन O डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये G के बराबर है और इसी तरीके से जब आप OB और OC को निकालेंगे तो ये भी G के बराबर होगा। तो 3 फोर्सेस हमारे पास निकल के आते हैं। एक G इस तरफ है, एक G इस तरफ है और एक जो G है वो इस तरफ है। ऑब्वियस सी बात है सेंट्रोइड है तो जो एंगल होगा इन तीनों के बीच में ये होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल होगा। और यहाँ से हम बात करते हैं 120 के एंगल पे है तो हम यहाँ से बात करते हैं कि ये G फोर्स है और ये G है और ये G है। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक मिड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 60 डिग्री के एंगल पे है, ये भी 60 डिग्री के एंगल पे है और यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और इन दोनों के कंपोनेंट कर देते हैं। तो एक जो कंपोनेंट इसका आएगा ये इधर की तरफ आ जाएगा G sin 60 और इधर की तरफ जो कंपोनेंट है ये है G cos 60 और इसी तरीके से इसके कंपोनेंट आ जाएंगे इधर की तरफ G sin 60 और G cos 60। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको बेसिकली कंपोनेंट में डिसॉल्व कर दिया। अब देखिए क्या है
कि जो g sin 60 है ये g sin 60 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। और एक लॉ है बड़ा इम्पोर्टेंट कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा और ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा। इस तरीके से जो है परपेंडिकुलर है तो अफेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, एक लाइन में हो तो अफेक्ट करेंगे, थोड़े से एंगल पे हो तो अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या है कि ये g sin 60 जो है ये तो g sin 60 को ख़त्म कर देता है, ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये तो ख़त्म हो गए। और इन बाकी जो बचे फोर्सेस हैं इनका क्या रिजल्टेंट है कि ये तो आ गया g और इधर से आ गया ये g cos 60 और यहाँ से आ गया g cos 60। तो जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2g cos 60 और cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ से आ गया 2g इंटू 1/2, तो यहाँ पे आ गया g डाउनवर्ड। तो देखिए एक g जो है ये तो है अपवर्ड और जो इन दोनों का रिजल्टेंट निकल के आया वो है g डाउनवर्ड। तो वापस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो जो फोर्स रिजल्टेंट जो O पे लगेगा वो लगेगा 0, यानी कि नेट फोर्स जो O पे लग रहा है वो 0 लग रहा है। तो यहाँ से हमने आपको कुछ बताने की कोशिश की कि आप फोर्सेस के साथ केयरफुल रहें जब भी आप डील करें, तो थोड़े कंपोनेंट में डिज़ोल्व करके। और दूसरा तरीका इसका ये था, कंपोनेंट में तो मैंने डिज़ोल्व करके थोड़ा आसान हो गया था मेरे लिए इसको सॉल्व करना। बाकी आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, और जैसे मैं निकाल के बता ही देता हूँ आपको कि इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरीके से हो सकता था। तो लंबा तरीका है वो प्रेफर नहीं करता मैं। तो जैसे मान लीजिए इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा g स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस ट्वाइस g स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई cos 120। तो यहाँ से एफ आर मतलब इन दोनों फोर्सेस का, इन g और g की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से आ जाएगा g स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस ऑफ g स्क्वायर, यानी कि जो f रिजल्टेंट है ये g के बराबर आ जाएगा और वो आ जाएगा डाउनवर्ड। देखिए 120 का एंगल था तो 60 पे ये थे, तो रिजल्टेंट जो आ रहा है g डाउनवर्ड आ रहा है। एक तो जो g है वो अपवर्ड है और एक जो g है वो डाउनवर्ड है, बिल्कुल उसी तरीके से आ गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ है, एक की अपवर्ड था ही, इसको हमने सॉल्व नहीं किया था, इसको ऐसे कैसे रखा था, तो ये g ऊपर एक g नीचे, तो रिजल्टेंट वापस जो है इनका 0 इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए पार्ट 1 में आज हम इतना ही करेंगे ग्रेविटेशन में। पार्ट 2 में हम और चीज़ें जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है वो लेके आएंगे, तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।